लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बेक और बिंगो को भी जुनू की पावर सेंस होती है। आगे बेक मन में बिंगो के बारे में बताता है। वो कहता है कि एक पहला एस रैंक हंटर है जो फुल्ली परफेक्ट होने के बाद भी रिटायर हो गया है। एस रैंक हंटर को काफी अच्छा पे किया जाता है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इसने हंटर का जॉब इसलिए छोड़ा क्योंकि इसे हंटर होने में अच्छा फील नहीं होता। ये रिच फैमिली से भी नहीं आता। आगे बिंगो बेक से पूछता है, यू नो क्या तुम सच में जेजू आइलैंड की रेड में जाने वाले हो? बेक बताता है, हाँ बिल्कुल। बिंगो कहता है, तुम्हें तो पता है ना इनसे को कैसा मारा गया था? बेक कहता है, यही तो ज्यादा कारण है जिसके लिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। अगर अभी हमने उन एंड्स को ठिकाने नहीं लगाया तो पूरे देश भी उसी दिक्कत के साथ गुजरेगा। ये सुन के बिंग बेक से कहता है, तुम इतने देशभक्त कब से बन गए? बेक कहता है, वहाँ जाने की तो मैंने ठान ही ली है और ये मैं किसी अच्छे कारण के लिए ही कर रहा हूँ। ये सब सुन के बिंग कहता है, मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो वहाँ जाने की सोचूंगा तक नहीं। अगर तुम मुझे यहाँ लेने के लिए आए हो तो तुम गलत इंसान के पास आए हो। बेक कहता है, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें गुड बाय करने आया हूँ क्योंकि अब तुम्हें थोड़ी ना पता होगा कि मेरे साथ क्या हो सकता है। शायद मुझे तुम फिर से देख ना पाओ। ये सुन के ब्यूक थोड़ा सा शॉक हो जाता है। आगे वो बेक से कहता है, मैं तो टीचर सर्टिफिकेशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे बस टीचर बनना है और नॉर्मल जिंदगी जीनी है। ये सुन के बेक हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम टीचर बनने वाले हो? आगे ब्यूक उसे बताता है, शायद इसके बारे में तुम्हें पता ही होगा कि यूजन कंस्ट्रक्शन अपना गिल्ड बना रहा है। वो स्किल्ड हंटर की खोज कर रहा है। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। वो मुझे गिल्ड मास्टर की पोजीशन ऑफर कर रहे थे। सिर्फ फ्यूजन कंस्ट्रक्शन की ही बात नहीं, जब से मैंने रिटायरमेंट लिया है काफी सारी कंपनीज ने मुझे काफी बड़े बड़े ऑफर दिए थे, लेकिन मैं डरता हूँ। मैं ऐसी जॉब के लिए फिट नहीं बैठता जहाँ तुम मारोगे या मर जाओगे। इसलिए मैं टीचर सर्टिफिकेशन एग्जाम देने जा रहा हूँ। मैं कोरिया की हिस्ट्री पढ़ाने के बारे में सोच रहा हूँ। बेक उसे पूछता है, आखिर कोरियन हिस्ट्री क्यों? ब्यूंग बताता है, तुम्हें तो पता है ना मुझे हिस्टोरिकल ड्रामास बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये सुन के बेक उसे कहता है, तुम सच में पागल हो? ब्यूंग कहता है, नहीं, आम आदमी ऐसे ही होते हैं। मैं हिस्ट्री की बुक में से वर्ड्स पढ़ना चाहता हूँ, सिर्फ फाइट्स ही नहीं। ये सब सुनने के बाद बेक भी समझ जाता है। वो मन में कहता है, हाँ वो सही कह रहा है, वो नॉर्मल जैसा ही है। हंटर्स तो एबनॉर्मल होते हैं। इससे मुझे ये भी याद आया कि काफी कम ही हंटर हैं जो मैजिक बीट से लड़ना पसंद नहीं करते, और इनमें से शायद कुछ हीलर ही होते होंगे क्योंकि उनका काम बस हील करना होता है। आगे हमें हॉस्पिटल को दिखाते हैं जहाँ जिन्हों एक खिड़की से अपनी माँ के रूम में आ जाता है। वो मन में कहता है, अगर कुछ भी गलत हुआ तो कुछ भी नहीं हो सकता। माँ शायद होली वाटर को पी भी ना पाए और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि इनका इलाज हो जाए, लेकिन फिर भी मैंने खुद देखा है कि सिस्टम ने अभी तक काफी ज्यादा मिरेकल किए हैं। मेरे साथ जो अब तक हुआ है वो एक ग्रेट कहानी है और ये सब कुछ सिस्टम की वजह से ही हो पाया है। मैंने एक ई रैंक हंटर से शुरुआत की थी और अभी मैं यहाँ तक आया हूँ। मुझे सिस्टम पे भरोसा करना चाहिए। आगे हम देखते कि जिन्हों बोतल की कैप को निकाल देता है और वो काफी ज्यादा आशा के साथ अपनी माँ को होली वाटर पिला देता है। होली वाटर पिलाते हुए उसे अपनी माँ की गर्दन का स्कार दिख जाता है। उसे अपना पास्ट याद आता है। वो कहता है, मैं बस अपनी माँ के बाल वॉश करना चाहता था, जबकि मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी थी। वो मैं हूँ जिसने उन्हें वो स्कार दिया है। आगे हम देखते हैं कि जुनू की माँ तंदुरुस्त हो जाती है। जुनू मन में कहता है, उनके चेहरे का तेज तो वापस आ गया है, तो फिर वो हुट क्यों नहीं रही? प्लीज माँ अपनी आंखें खोल दीजिए। बस यही एक कारण था जिसके लिए मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। प्लीज जाग जाइए। इतने साल तक आपने जो बर्डन अपने ऊपर लेके रखा है मुझे उसे उठाने दीजिए। आगे हम देखते हैं कि जुनू की माँ जाग जाती है। वो जुनू से कहती है कि जुनू क्या ये तुम हो? जुनू खुशी से हैरान हो जाता है। उसकी माँ उसे पूछती है, मैं कितने साल तक स्लीप में थी? जुनू कहता है 4 साल। ये सुन के जुनू की माँ भी शॉक हो जाती है। आगे वो जुनू से पूछते है कि जिना कहाँ पर है, वो ठीक तो है ना? जुनू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो उनसे कहता है कि वो ठीक है। जुनू की माँ उसे कहती है, थैंक यू जुनू, तुमने अपना वादा निभाया। जुनू की माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उसे कहती है, तुम्हें तो काफी ज्यादा चोट आई है। जुनू मेरे बेटे, तुमने काफी कुछ सहा है ना? जुनू एकदम से रोने लगता है और कहता है कि हाँ माँ। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर को ये बात पता चल जाती है कि जुनू की माँ इटर्नल स्लम्बर से जाग गई है। इस बात से सीनियर डॉक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे एक जूनियर डॉक्टर उस सीनियर डॉक्टर से कहता है, पेशेंट का गार्डियन उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज की मांग कर रहा है, तो अब हम क्या करें? सीनियर डॉक्टर कहता है, बिल्कुल भी नहीं। पेशेंट 4 साल से बेड पे थी, तो पेशेंट की हालत ठीक नहीं होगी, वो चल तक नहीं पाएंगी। जूनियर डॉक्टर कहता है, बात ये है कि उनके सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, वो पूरी तरीके से ठीक है और वो खुद से चल भी
पा रही है। ये सुन के सीनियर डॉक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है वो 4 साल से हिली तक नहीं, पर अभी वो परफेक्टली फाइन है। जूनियर डॉक्टर कहता है शायद ये लाइफ सपोर्ट मशीन की वजह से हो। सीनियर डॉक्टर कहता है भले ही वो ठीक है, लेकिन हम उन्हें ऐसे ही डिस्चार्ज नहीं कर सकते, पहले हमें मेडिकल कम्युनिटी को इसके बारे में बताना होगा। जूनियर डॉक्टर कहता है मैंने उनके गार्डियन से बात करने की कोशिश तो की, लेकिन वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। सीनियर डॉक्टर पूछता है कि कौन है वो। जूनियर डॉक्टर उसके पास आके उसे धीमी आवाज में कहता है आपने संग जुनू के बारे में तो सुना ही होगा ना, जो अभी अभी कोरिया का 10th एयरस्ट्राइक हंटर बना है। ये सुन के सीनियर डॉक्टर तुरंत अपना मूड बदल लेता है। वो कहता है हॉस्पिटल को परफेक्टली फाइन पेशेंट को घर ले जाने से रोकना नहीं चाहिए, पेशेंट डिस्चार्ज हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि जिन्ना भी अपनी माँ को देखने के लिए आई थी, वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। वो अपने माँ के गले मिल जाती है और उनके पास ही बैठ जाती है। जिन्नू उनको ऐसा देख के अपने मन में कहता है मेरा सारा हार्डवर्क आज काम आया। मुझे लगता है कि आज तक जितनी भी कठिनाई से मैं गया हूँ उसका ये रिवॉर्ड मुझे मिला है, लेकिन अब मुझे इस बात की चिंता है एक हंटर होने के नाते मैं उस ब्रिज के पार जा चुका हूँ जहाँ से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। आगे जुनू हॉस्पिटल के एक बेंच के बाहर बैठ जाता है। वो मन में कहता है डीमन कासल के अंदर होने के कारण मैंने अपना मोबाइल काफी समय से देखा ही नहीं। ओ गॉड, यहाँ पे तो काफी सारे मिस कॉल्स आ चुके हैं। चलो छोड़ो, अगर कुछ ज्यादा ही अर्जेंट होगा तो मुझे फिर से कॉल कर देंगे। आगे जुनू अपने मोबाइल में कैसल की न्यूज देखता है, जहाँ रिपोर्टर्स ने लिखा था कि डंजन ब्रेक का तो कोई एविडेंस नहीं है, ये फ्लाइंग बीस्ट कहाँ पे उड़ रहा है, सिटीजन सेफ तो है ना। ये सब देख के जुनू कहता है ये रिपोर्टर्स ये सब क्यों लिख रहे हैं। तभी जुनू को मिस्टर गो का कॉल आता है। जुनू शॉक हो जाता है कि मिस्टर गो ने खुद उसे कॉल किया है। वो उन्हें कहते हैं कि मिस्टर गो क्या कुछ हुआ है क्या। मिस्टर गो उसे कहते हैं मुझे लगता है तुम्हें इसके बारे में अभी तक सुना ही होगा। जुनू को कुछ समझ नहीं आता। वो मन में कहता है शायद वो कैसल के बारे में बात कर रहे हैं। जुनू उसे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं इस बारे में ध्यान रखूंगा। मिस्टर गो कहते हैं कि मैं कुछ समझा नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये सुन के जुनू समझ जाता है। वो मन में कहता है क्या वो कैसल के बारे में बात नहीं कर रहे थे। वो उन्हें पूछता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा बाहर था तो मैंने अपना मोबाइल यूज ही नहीं किया। मिस्टर गो उसे कहते हैं लगता है तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या मैं तुम्हें मिलके सब कुछ बता दूं। जुनू कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं खुद ही उधर आ जाता हूँ। जुनू हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में आ जाता है। मिस्टर गो उसे बताते हैं जेजू आइलैंड का ऑपरेशन 4 दिन बाद चालू किया जाने वाला है। हमें उन घटिया एंड्स को खत्म करना है, लेकिन ये करने के लिए हमें तुम्हारी भी हेल्प चाहिए मिस्टर संग। आज तक साउथ कोरिया ने जेजू आइलैंड को फिर से पाने के लिए जो भी कोशिश की है वो सारी की सारी नाकाम हो गई है, तो प्लीज हमारे साथ फाइट करो। ये सब सुन के जुनू मन में कहता है हालात नॉर्मल होते तो मैं ऐसे मौकों को कभी नहीं छोड़ता, मैं सीधा अंदर घुस जाता जहाँ मुझे हाई रैंक के बीच से फाइट करनी मिलती, जिससे मेरा लेवल भी बढ़ जाता। जुनू अपनी माँ के बारे में सोच रहा था। उसको पता है कि अभी उसको उसके माँ के साथ रहना चाहिए, लेकिन तभी जुनू को काफी ज्यादा माना वेव्स फील होती है। मिस्टर गो से कहते हैं मिस्टर संग क्या हुआ। जुनू कहता है कोई सीरियस बात तो नहीं है, मुझे बस लगा कि हंटर्स आसपास कई फाइट कर रहे हैं। मिस्टर गो हंसते हुए कहते हैं मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था, तुम्हारे सेंसेस काफी ज्यादा शार्प है, मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ। तुम्हें इतनी दूर से वो फील हुआ, शायद यस रैंक हंटर जिम में वर्कआउट कर रहे होंगे और तुम्हें वही फील हो गए होंगे। जुनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो पूछता है यस रैंक हंटर्स वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मिस्टर गो उसे बताते हैं वो वार्म अप कर रहे हैं, क्योंकि जेजू आइलैंड की रेड को बस 4 ही दिन बाकी है। वहाँ जापान की यस रैंक के हंटर्स आए हुए हैं और हाँ साथ में गोटो ryuji भी वहाँ पे है। जुनू हैरान हो जाता है। वो मिस्टर गो से कहता है गोटो ryuji आप उनकी तो बात नहीं कर रहे ना। मिस्टर गो कहते हैं कि हाँ, जो जापान का ग्रेटेस्ट हंटर है, ये नाम तो सबने एक बार जरूर सुना होगा, इवन ये नाम उनको भी पता है जो हंटर नहीं है। क्या तुम मेरे साथ जिम में आना चाहोगे। आगे हम देखते कि बेक और मोंग डोंगू जो फेम गिल्ड का मास्टर है एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। यहाँ पे वो बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे जुनू और मिस्टर गो यहाँ पे आ जाते हैं। मिस्टर गो जुनू से कहते हैं इस रंग के हंटर एक साथ आए हैं, ये नजारा रोज रोज देखने को नहीं मिलता। जुनू मिस्टर गो से कहता है लगता है मिस्टर बेक थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। तभी वहाँ पे चोई जोंग भी आ जाता है। वो कहता है कि अगर बेक अपने फुल फोर्स से लड़ेगा तो डोंगू उसके सामने टिक नहीं पाएगा। वैसे कैसे हो मिस्टर संग, काफी दिन बाद मिले ना हम। वो जो पर्सन वहाँ सफेद यूनिफॉर्म में है वो फेम गिल्ड का मास्टर मोंग डोंग वुक है। जुनू उनसे पूछता है कि आपने कहा कि मिस्टर बेक अपना पूरा जोर नहीं लगा रहे, पर वो होल्ड बैक क्यों कर रहे हैं।